स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा इस समय सतर्क हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। मार्केट किस ओर जाएगा, क्या बाजार में अभी खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये खरीदारी का सही मौका है, या फिर बाजार में एक मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है और उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब आपके मन में भी होगा, और इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। जयप्रकाश तोशिनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के फंड मैनेजर एंड सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक में। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू रजत जी। तो सबसे पहले तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, आप इसको कैसे देख रहे हो? लेकिन मार्केट थोड़ा सा हायर साइड पे कॉशियस है। अभी आपका आउटलुक क्या है करंट सिचुएशन पे और मार्केट्स पे? देखिए, जो भी ये सिचुएशन पैन आउट हो रही है, जो भी हम करारा जवाब जो आप जो बोल रहे हैं कि जो हम करारा जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, और जो भी उन्होंने एक्टिविटी की है उसके बगैर पे तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है। आप एक जरूर देखेंगे कि मार्केट में हर तरह की हमेशा वॉलेटिलिटी होती है। जो भी अगर इवेंट होते हैं ग्लोबली डोमेस्टिक, जब भी इस तरफ से कुछ नेगेटिव इवेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न रेज होता है, जो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को इजाफा कर देता है। बट हमारा हमें जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, जो हम अर्निंग ग्रोथ, जो प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनीज की बात करते हैं, वहां पे हमें लग रहा है कि इतना कुछ ज्यादा ये जो वॉर का सिचुएशन या जो भी बन रहा है एज ऑफ नाउ, अगर फुल फ्लेज वॉर नहीं होती है तो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। फुल फ्लेज वॉर होती है तो वो किस स्केल में होती है वो देखना पड़ेगा, बट आज की सिचुएशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि जहां तक वो प्रॉफिट ग्रोथ है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, बट हमारा व्यू एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, हम तो हमेशा से चाहते थे कि उनके आतंकी संगठन जो हैं वो तबाह हो किसी तरीके से, और इस बार भारत सरकार ने पहल कर ली और दुनिया भर के देश हमारा साथ भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, पर अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है सर, अगर इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि ये तो अभी जैसे मैंने शुरू में कहा ना, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो जिन भी बड़े इन्वेस्टर्स से आपकी बात होती है वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं अभी मार्केट्स को? अगर ज्यादा समय गया तो क्या अभी कॉशियस रहें, थोड़ा कम खरीदें और लोअर लेवल्स का वेट करें? देखिए, मार्केट में जो भी जिस तरह की ये इवेंट होते हैं, हमने पास्ट में भी काफी इवेंट्स देखे हैं जो इवेंट्स हुए हैं। आज मार्केट अगर आप लास्ट 20 ईयर्स में भी देखें, 20 ईयर्स में 15% से ज्यादा का कैगर रिटर्न आया है। और ये 15% का कैगर रिटर्न आप देखेंगे, इसके पीछे 15% का अप्रोक्स अर्निंग ग्रोथ भी आया है। तो हिस्टोरिकली भी यही रहा है कि इवेंट्स काफी हुए हैं, वो इवेंट्स हमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह का आपको देखना है। आप एज ए कोई भी इन्वेस्टर से जो भी हमारी बात हो रही है, तो हमारी टॉपिक यही डिस्कशन हो रही है कि क्या ये लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। वहां पे हमारा डिबेट चल रहा है। और अगर हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ इतना हिट नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट पे इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। एज अ लॉन्ग, अगर जो आपने जैसे कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होगी, जी होगी, जरूर हो सकती है। 5-6 दिनों का डिस्टरबेंस होगा, उसको वापस पिकअप होने में 10 दिन का डिस्टरबेंस, 10 दिन का टाइम समय लगेगा। तो वो समय में हमारी हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी फिल्टर हो जाए, थोड़ी सी स्लो हो जाए, जो कि हमने लास्ट क्वार्टर, अगर अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर इलेक्शन के कारण भी हमारा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा स्लो डाउन था, बट वो वापस से पिकअप किया। सेम यही चीज हमको लग रहा है कि हो सकता है कि Q1 में थोड़ा सा स्लो डाउन आए, लेकिन वापस से वो पिकअप होगा तो अर्निंग ग्रोथ पिकअप हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ हमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लग रहा है, और यही बात हम अपने इन्वेस्टर्स को भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर भारतीय सरकार का अगला कदम क्या होता है। और अभी आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स के बलबूते मार्केट चलेगी, एक शॉर्ट टर्म हिकअप आ सकता है लेकिन उसको यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं सर। ये जो अभी हाल फिलहाल की गतिविधियां हुई ट्रेड डील्स को लेकर, खासतौर से अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि यूएस ने यूके के साथ प्रिलिमिनरी ट्रेड डील जो है वो साइन की, और भारत ने भी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे और खास तौर से भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टैंड है। जो भी हम देखेंगे, देखिए, क्योंकि आप देखिए इंडिया में अगर हम नंबर की बात करें, हमारा एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट ऑफ द जीडीपी इज हार्डली 11%। और उसमें यूएस को 3.8% जाता है, सो बहुत ही कम नंबर है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारा अगर एक्सपोर्ट मार्केट ग्रो होता है तो वो पूरा इंडिया को एज एन इकोनॉमी फायदा ही है। जहां तक हम यूएस यूके की बात करते हैं, यूके में जो एफटीए हमको हेल्प करेगा वो सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटो एंड्स, आईटी, एज वेल एज केमिकल्स में, फार्मा में हमको हेल्प कर सकता है, विच आर ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ये जो भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल है, आईटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन आईटी, ऑटो बैंक है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, ये ग्रोइंग सेक्टर्स इन इंडिया। और यहाँ पे इंडिया में काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है।
के द्वारा। तो अगर ग्रो होता है तो आगे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अर्निंग ग्रोथ बनती है, तो ये पॉजिटिव है। सेकेंडली, इसका एक ये भी चीज देखिए कि यूके यूएस का ट्रेड डील का जो हो गया है, तो और आपका यूके के साथ एफटी है, तो कहीं ना कहीं हमको एक यूके के थ्रू भी एक अच्छा खासा एंट्री डोर भी मिलता है यूएस की साइड में। हम आगे जाके देखेंगे यूएस इंडिया के ट्रेड डील की भी बात चल रही है, किस तरह से वो इवॉल्व होता है, किस तरह से वो लाइमलाइट में आता है, किस तरह से उसमें कंडीशंस आती है, वो हम देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन हमें लग रहा है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉर्पोरेट्स की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव। लेकिन आप भी LIC म्यूचुअल फंड में फोकस फंड संभालते हैं। जी, मैं यहाँ पे तो फोकस करती हूँ। तो उस फोकस फंड का मेन फोकस क्या है, वो ऐसी सिचुएशन में जहां पर इतना जियोपॉलिटिकल तनाव हो, तो अभी आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मेनली किन सेक्टर्स की तरफ ज्यादा अलाइंड रहता है? देखिए, फोकस फंड जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं वो प्रिडोमिनेंट स्ट्रेटेजी पे रन कर रहे हैं कि जहाँ पे एक बहुत ही रीजनेबल मिक्स हो कंपाउंडर्स एज वेल एज टर्न अराउंड पे। तो आज इंडिया में देखेंगे काफी नए सेक्टर्स हैं जो टर्न अराउंड से जा रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि मेटल सेक्टर है, या फिर आप सीमेंट सेक्टर है, या फिर आप आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में आप एक तरह से कह सकते हैं कि अर्निंग ग्रोथ हिट हुई है, बट क्या अर्निंग ग्रोथ पूरी हिट हो गई है, नहीं हुई है? तो हम हमें ये लग रहा है कि आईटी सेक्टर में एक जो अर्निंग ग्रोथ का बॉटम है वो हो गया है। इसके लिए हमें सेक्टर वो ठीक समझ में आ रहा है। आप अगर देखेंगे कंजम्पशंस में हमको अच्छा लग रहा है, तो हमारा थोड़ा वो फोकस कंजम्पशंस पे भी जा रहा है। आप हमें देखेंगे फिनेंशियल्स में प्योरली ऑन द एनबीएफसी साइड, हमें जहां पे भी लग रहा है कि टर्न अराउंड हो सकता है, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो रही है, एसेट ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, और कॉस्ट भी उनका जो ऑपेक्स है वो भी कम हो रहा है, तो हमने वहां पे भी सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव किया है। हमारा एक्सपोजर वहां पे है। तो कहीं ना कहीं जो हम मिक्स लेके चल रहे हैं, वहां पे ऑलमोस्ट 30 to 35 to 40% हम स्टेडी कंपाउंडर्स या ग्रोथ कंपनी ले रहे हैं। लेकिन इक्वली लार्ज प्रोपोर्शन हम टर्न अराउंड स्टॉक्स ले रहे हैं, जहां पे सेक्टर टर्न अराउंड हो सकता है, या जहां पे कंपनीज में टर्न अराउंड हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया है, कंपनी के बिजनेस में जो इश्यूज थे वो निकल गए, और अभी आगे जाके वो ग्रोथ करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ भी आएगी और मल्टीपल एक्सपेंशन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम इस पे फोकस कर रहे हैं वहां पे। ये फंड में ऑब्वियसली ये डाइवर्सिफाइड फंड है, बट यहाँ पे हम सेक्टर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये थीम स्पेस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें फिर वही जो अर्निंग्स आप पहले बोल रहे थे, कहाँ पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग तो रह अगर सकती अर्निंग ग्रोथ आएगी, देखिए बीएफएसआई सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, तो उसमें हम ये सेक्टर्स में ये स्टॉक निकल रहे हैं है? जिसमें काफी टर्न अराउंड हो, जो कि हमें लग रहा है कि एनबीएफसी जो है, कंजम्पशन एज वेल एज एसेट फाइनेंसिंग कंपनीज है, वहां पे अर्निंग ग्रोथ अच्छी हो सकती है, बिकॉज रिटेल लोन्स का ग्रोथ अभी भी रीजनेबली हाई है। अगर आप देखेंगे वो हायर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। अब आईटी में देखेंगे, हमारा आईटी का एक्सपोजर है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आईटी में काफी जो वैल्यूएशन है वो बॉटम पे है। अर्निंग ग्रोथ जो आज की फ्यूचर के डिस्काउंट है वो बहुत लेस देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की अर्निंग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, जो कि हमें लग रहा है कि आगे जाके वो इम्प्रूव होगा ही। और इसमें बेसिकली, क्योंकि अगर आप इस बार का भी रिजल्ट्स देखेंगे, कमेंट्री वाइल लार्ज कंपनीज की कमेंट्री थोड़ी सबड्यूड है, लेकिन मिड प्लेयर की कमेंट्री स्टिल पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं जब हम वो चीज देखते हैं, और यूएस ट्रेड डील का जो, और यूएस का जो स्टैंड है, यूएस का जो रिसेशन का वहाँ पे इंप्रूव सिचुएशन इंप्रूव होती है, तो इन स्टॉक्स पे इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम हाईलाइट करने की, और ये चीजें से पोर्टफोलियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सेम गोज विद ट्रैवल, सेम गोज विद कंजम्पशन। तो यही तो चीजें देख के तो लोग घबरा जाते हैं। जैसे भी आईटी में नहीं आई थी गिरावट पीछे, डोनाल्ड ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाना शुरू कर दिया तो आईटी कितनी उतर गई, तो फिर वो जब गिर रहा था तो फिर तो वो अर्निंग्स वर्निंग्स सब दिमाग से निकल जाती है ना। फिर वो सब सोचते हैं कि यार ये तो खत्म ही हो गया सेक्टर, मतलब इतना नीचे जा ही जा रहे हैं स्टॉक्स, तो सब लोग, हमारे यहाँ ना वो स्टॉप लॉस चलता है। तो स्टॉप लॉस कट गया, स्टॉप लॉस कट गया, बताओ फिर आप बोल रहे हो कि लोअर लेवल से खरीदना, अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्या ऐसी चीज आपने फिर आइडेंटिफाई करते हो जिससे आपको पता लगता है कि नहीं, अर्निंग्स इंटैक्ट रहेगी, बेट लगानी चाहिए, भाव दोबारा से आ जाएंगे अच्छे वाले? देखिए, ये जो हम देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट होराइजन कोई स्टॉक में कोई अगर 1 महीना है, तो ये जो भी चीजें होती हैं इसका इम्पैक्ट होता है, अगर 1 महीना, 6 महीना, 1 साल जो भी है। अगर मैं कोई चीज को देखता हूँ कि मेरे को 2 इयर्स 3 इयर्स का अगर व्यू लेके चलते हैं, बिकॉज आप देखिए 20 इयर्स की, आप, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ स्टॉक का, बट जो भी आईटी कंपनीज हैं, दोज आर देयर इन एजेस। आई मीन, आईपीओज आए थे 2005 में, उसके बाद में जीएफसी क्राइसिस आया, उस बाद में क्यूई टेपर टेंट्रम आया, क्यूई ईजिंग हुआ, यूएस रिसेशन आया, तो रुपी डिप्रिशिएट हुआ 30 का, आई थिंक 40 का 85 हो गया अभी। तो ये टाइम में हमेशा ये सेक्टर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं, बट दिस इज द वन सेक्टर जिसका आज का इंडिया टुडे एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज ऑफ मोर देन $200 बिलियन।
तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो डिफॉल्ट फाल्टर नहीं हुआ। तो हमें जब जब हम इन्वेस्ट करते हैं कोई भी सेक्टर में, इसमें हम ये देखते हैं कि देखिए, एक मंत्रा है कि प्रेजेंट वैल्यू जो स्टॉक है इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर अर्निंग्स। अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर अर्निंग्स का जो भी नंबर है वो आने के बाद में अगर हम वो करते हैं और प्राइस अगर अच्छा लग रहा है, तो वी बाई इट विद एन एक्सपेक्टेशन दैट दिस इज अ 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर स्टोरी। क्योंकि मेरा होराइजन वो है। अगर कोई इन्वेस्टर जिसका होराइजन अगर 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर है, तो कहीं ना कहीं वहां पे उनका थॉट प्रोसेस, उनका इवेल्यूशन का रेटिया डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, फिर यही बात है, फिर जो बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरी आती है ना, वही मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे बहुत चढ़ रहे थे बैंकिंग, दे दनादन भागी जाए बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, तो ऐसा लगा था बस यही सेक्टर है, बाकी सारा तो पीछे रह गया। अभी हाल फिलहाल में ना ऑटोज में लोअर एंड पे खरीदारी होनी शुरू हुई है। आपकी क्या अप्रोच है सर ऑटोज को लेकर? देखिए, हमारे जहाँ पे है कि जैसे बीएफएसआई जो सेक्टर है, जो इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसने बहुत अच्छा लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत ही रिजनेबल दिया है। हम्म। हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स परफॉर्मेंस इज हायर देन द ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस, बिकॉज एक तो फैक्ट है कि इंडियन इकोनॉमी, और फॉर दैट मैटर एनी इकोनॉमी को अगर चाहिए, तो वो फाइनेंशियल्स एज अ बैकबोन है। तो उसके कारण आपको फाइनेंशियल एज अ सेक्टर का परफॉर्मेंस रीजनेबल रहना चाहिए, हायर देन नॉमिनल जीडीपी रहना ही चाहिए। कमिंग टू आप जो अदर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऑटो पे हमें सबड्यूड लग रहा है, बिकॉज ऑटो इज अ वेरी साइक्लिकल सेक्टर। लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नंबर एंड ऑल। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम में थोड़ा सा वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है कि एवरेज जो सबड्यूड 8% 6% वॉल्यूम ग्रोथ के आसपास में आती है, वो हो सकता है। तो उस हिसाब से हम वी आर नॉट दैट पॉजिटिव एटलीस्ट ऑन द ऑटो सेक्टर साइड। अच्छा, और जो मैक्सिमम डैमेज हुआ था ना इस बार, वो पीएसयूज में हुआ था। जब शुरुआत हुई थी तो एकदम से जी। डिफेंस शुरू किया, फिर रेलवेज में, उसके बाद फिर बहुत सारी पीएसयू कंपनियां जो उनके स्टॉक्स नहीं आउट परफॉर्म कर पाए। जी। क्या आप अपनी बास्केट में, पोर्टफोलियो बास्केट में, पोर्ट पीएसयूज को रखते हो? हाल फिलहाल में डिफेंस में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, सरप्राइज ही कर दिया डिफेंस सेक्टर ने फिर से। देखिए, पीएसयूज का जो कैरेक्टर्स है, या फॉर दैट मैटर मैं वापस उसी डिस्कस पे आऊंगा कि पीएसयूज में पास्ट में भी कैसा होता था कि पीएसयूज को ऑर्डर्स होते थे या पीएसयू कंपनीज होती थी, बट उनका जो अर्निंग ग्रोथ होता था वो अर्निंग ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से कम होता था, और वो फ्यूचर का भी अगर हम जब प्रोजेक्ट करते थे हमें उससे कम लगता था। ऑफ लेट हमने कुछ सेक्टर्स में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अक्रॉस सारी पीएसयूज कंपनीज में या पीएसवीज में, कुछ सेक्टर के रिलेटेड कंपनीज में वहां पे अर्निंग ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हुआ है। दो दोज आर कमिंग टू नियर टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नंबर। तो अगर वो होता है तो अर्निंग बढ़ती है, अर्निंग बढ़ती है तो जैसे कि मैंने कहा कि वी आर स्लेव टू अर्निंग्स, तो अगर अर्निंग बढ़ती है तो हमें वो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं पीएसयू वर्सेस प्राइवेट ऐसे। इट इज प्रिडोमिनेटली कि किसमें अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी अच्छा है और कहाँ पे वैल्यूएशन हमको कंफर्टेबल आ अच्छा, जो अभी तक आपने सेक्टर बताया, तो मैं यही समझ लूं कि क्वार्टर फोर में आपको लगा कि उन्हीं की अर्निंग्स अच्छी है तो उन्हीं के साथ जाओ, या फिर क्वार्टर फोर में किसी और सेक्टर ने आपको सरप्राइज किया? क्वार्टर क्वार्टर फोर के जो नंबर्स अभी आ रहे हैं उसमें देखिए, आईटी के एक्सपेक्टेशंस बहुत सबड्यूड थे, उसके हिसाब से नंबर्स ठीक आए हैं। बीएफएसआई के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक्स में निम डिप होगा, एनआईएम मार्जिन्स डिप होंगे, वो उतने डिप हुए नहीं है। ग्रोथ भी अच्छी है। एसेट क्वालिटी का जो भी हम काफी एक ये था कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड्स में और इंक्रीमेंटली ज्यादा स्ट्रेस आएगा, वो नहीं दिखा है। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव स्टैंड है। फार्मा इज ओके रिजल्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर जो अब तक आए हैं उसमें रिजल्ट्स ठीक आए हैं। अभी और फार्मा के बहुत कम आए हैं, और भी आगे जाके आएंगे, बट जो भी सेक्टर्स आए हैं ऑटो के नंबर्स हमें थोड़े सबड्यूट लग रहे पीएसयू में बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे से वहां पर मिस हो गया पीएसयू बैंक्स। ये इतना हैं। जी। ह्यूजली अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं अभी? देखिए, अगर पीएसयू बैंक्स में अगेन हम सेक्टर के अगर लेवल पे बात करें, तो मैं जैसे कहा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन, हमारा भी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनका अर्निंग ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, जो लास्ट 2-3 साल में जो बहुत स्ट्रांग अर्निंग ग्रोथ रही है फिर नॉर्मलाइज होगी, तो उस सबसे हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करे। जहां तक हमारा व्यू है, हम यहाँ पे इतने पॉजिटिव नहीं है। अच्छा सर, एक और एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं। वो सब आजकल उसी को ही देख रहे हैं, गोल्ड। आप भी जी। देख ही होगे ये हो क्या रहा है गोल्ड में, और ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। ये इक्विटी बाजार से ज्यादा तेज चल पड़ा गोल्ड। और जब पढ़ाई की थी तो हमको यही बताया गया था कि गोल्ड थोड़ा सबड्यूड रिटर्न्स देता है। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। अब हिस्टोरिकली बोलते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि इक्विटी ज्यादा तेज चलती है, गोल्ड कम। यहाँ तो बिल्कुल ही बाजी पलट दी गोल्ड ने। देखिए, गोल्ड का आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं ये तो इतना तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, लेकिन एक चीज ये बताता कि गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज फॉर
रिसेशन, परफेक्ट हेज फॉर इन्फ्लेशन एंड परफेक्ट हेज फॉर कोई भी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है। जब भी आप गोल्ड का और मार्केट का चार्ट देखेंगे और वॉलेटिलिटी का चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन होता है। तो अभी जो आप ट्रेंड देख रहे हैं वहां पे ये तीनों साथ में हैं। आप देखें ग्लोबल यूएस में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, यूएस में रिसेशन की भी बातें हो रही है, बिकॉज यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो हम उसकी बात करते हैं बिकॉज 25 ट्रिलियन इकोनॉमिक साइज है उनका। और ग्लोबली मार्केट में भी वॉलेटाइल है। तो तीनों ये फैक्टर जब साथ में आ रहे हैं उसके कारण उनका उसमें परफॉर्मेंस, आप जो ट्रेंड देख रहे हैं वो है। इट्स अ इट्स अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट व्हाट यू से ऑल दीज पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं जब अगर जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर ये चीजें कम होगी, इनका अगर इंटेंसिटी कम होगा, इन्फ्लेशन रिस्क या रिसेशन रिस्क या मार्केट वोलेटिलिटी, तो हो सकता है गोल्ड का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कूल ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है। हैविंग सेड दैट, डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोजेक्ट की ट्रेजेक्टरी आगे कैसा हो सकता है। अच्छा, वो वाली बात भी हमने सुनी थी कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने पॉलिसीज निकाली थी अपनी टैरिफ पॉलिसीज, तो डॉलर में नहीं एक खरीदारी हो रही थी, उनके डॉलर इंडेक्स भी टूट रहा था और साथ ही साथ उनके बॉन्ड्स में भी नहीं खरीदारी हो रही थी, पैसा जा रहा था गोल्ड में। क्या वो वाली बात भी ठीक है सर? क्या इतना भरोसा अमेरिका के जो जो ट्रेडिशनल सेफ एसेट क्लासेस माने जाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, वहां पर भी नहीं था इन्वेस्टर्स को, इसलिए गोल्ड का चयन किया गया, गोल्ड का चुनाव किया गया? देखिए, गोल्ड का चुनाव जो भी है वो एक एंड एंड आउटकम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जब वहां पे यूएस प्रेसिडेंट ने जो भी अनाउंसमेंट की थी, तो वहां पे एक फियर रेज हुआ था कि रिसेशन आएगा, एंड दैट रिफ्लेक्टेड इन द बॉन्ड यील्ड। वहां की जो बॉन्ड यील्ड थी शार्प क्रैश हो गई थी, शार्प इंक्रीज, मतलब जो वॉलेटाइल हो गई थी। तो जनरली जो भी होता है तो वहां से एक एसेट क्लास से पैसा निकलता है, देन पीपल स्टार्ट टू लुक कि एज ऑफ नाउ सेफ हेवन कौन सा है और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे। तो वो सेफ हेवन काइंड ऑफ सॉफ्ट, ये जो बुलियन कमोडिटीज होती है वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट उनको मिलता है। राइट। सर, कमिंग बैक टू मार्केट्स, अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडेक्स थोड़ा सा मैनेज ही हो रहा है। हम 24,000 के आसपास है जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो थोड़ा सा उससे नीचे ऊपर एक झटका लगा है ये, जब बाजार को, जब ऑपरेशन सिंदूर का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी ये जो इंडेक्स मैनेज हो रहा है ये तो लार्ज कैप संभाल रहे हैं ना, कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। व्हाट अबाउट मिड कैप्स? ये ब्रॉडर मार्केट्स पे क्या? ब्रॉडर मार्केट्स पे तो बहुत तनाव दिखता है, लोगों का पोर्टफोलियो जो 2024 में बना हुआ था वो अभी तक उस लेवल पे वापस नहीं आ रहा है, तो नया पैसा कैसे लगाएं, सभी यही सोच रहे हैं। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ और फिर आप हम उस पर और डिस्कस करेंगे। पहले तो कि मैनेज इंडेक्स इज एन आउटकम ऑफ जो हम वेट्स देखते हैं। देर आर, जैसे आपने 24,000 बोला, तो हम एज्यूमिंग निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक डिफरेंट वेट, उनके प्राइस के हिसाब से इंडेक्स निकलता है। सो एट द इट इंडेक्स इज एन आउटकम ऑफ जो प्राइस वॉलेटिलिटी उसमें होती है। मिड कैप स्मॉल कैप की, जो आपने मिड कैप की बात की और 2024 में जिनका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस था, देखिए 2021 से 2021 टू 24 अर्निंग ग्रोथ इंडेक्स की 24% थी। 24% अर्निंग ग्रोथ, जो लास्ट डिकेड में फ्लैट थी 5%। तो आप 2021 टू 24 का अगर रिटर्न भी देखेंगे, मार्केट निफ्टी टीआरआई का रिटर्न इज रफली अराउंड 28%। तो यही बात है कि आपको अर्निंग ग्रोथ देखनी है। सेकेंडली, जो हमारा एक बहुत ही हम हमारे मतलब ह्यूमंस, आई वुड से दैट होमोसेपियंस काइंड ऑफ थिंग, हम कोई चीज सिंप्लिसिटिक करते हैं। तो हमने एक बहुत ही कैटेगरी बनाने की, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप 100 और स्मॉल कैप, और जो भी हम उसको बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, लार्ज कैप में भी कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ 4% भी ग्रो नहीं करती हैं। वहीं लार्ज कैप में कंपनी वो 30% ग्रो कर रहे हो, तो आप देखेंगे वो 30% लार्ज कैप की कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि वो 4% ग्रो करने वाली ने आज तक सिर्फ डिविडेंड के अलावा कुछ नहीं दिया, और उसके बाद वैल्यू टूटी है। सेम गोज विथ मिड कैप, स्मॉल कैप, या और अदर आप जो भी कैप कहना चाहेंगे। हमें देखना है कि अर्निंग ग्रोथ क्या है, आज की तारीख में पैसा कैसे बन सकता है एज ए लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर मेरा नॉमिनल जीडीपी 11% है, आई शुड बी इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जहां पे कंसिस्टेंटली पॉसिबिलिटी की अर्निंग ग्रोथ 15% से ऊपर आ जाए ना कहीं क्या होता है कि वो जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें इमर्जिंग सेक्टर्स में मिलते हैं। लेट्स से लगेज हो गया, या लेट्स से डिफेंस हो गया, लेट्स से कंजम्पशंस हो गए, जो न्यूअर कंजम्पशन आइटम है। बट यहाँ पे जो टाइम साइज है वो छोटा है। ये टाइम साइज इंडिया जब 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन बनेगा तो और बढ़ेगा। मतलब आप एआई की बात करते हैं, कोई भी एआई स्टॉक आज की तारीख में लार्ज कैप नहीं है। जब एआई का टाइम बढ़ेगा तो
ये स्टॉक्स बड़े होंगे, इनका टाइम साइज बढ़ेगा, तो ये लार्ज कैप बनेंगे। तो हमारा कहना है कि हम ये जो नए सेक्टर्स हैं, न्यू सेक्टर्स में जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा है, वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, नॉट डिसाइडिंग कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्यों है। एंड हैविंग सेड दैट, क्या होता है, ये जो मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप है, वो एक लिक्विडिटी फैक्टर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी इनको ज्यादा इंपैक्ट करती है, इसके लिए काफी वॉलेटाइल भी रहते हैं। हमारा एज एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को हमारा कहना यही कि आप अर्निंग्स पे देखिए। अगर कहीं पे अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 20% की जगह सीधा 10% हो गया, तो वो एक्चुअल लॉस है। अदरवाइज वो मार्केट वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं। और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स में भी इन्फ्लो बहुत बड़ा पिछले कुछ सालों में। और अब जी जो आप बोल रहे हो कि वोलेटाइल एनवायरनमेंट रह सकता है, तो फिर एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको भी ये तैयार रहना पड़ेगा कि वोलेटाइल एनवायरनमेंट रहेगा, एक जी। तरफा तो चलने वाला है नहीं मार्केट। तो ऐसे में कैसे नेविगेट करें सर इस वोलेटिलिटी को, और पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने का अब सही मौका है क्या, कैसे रीबैलेंसिंग करें? देखिए, लास्ट 4 साल में जो हमने रिटर्न देखा है, जो अर्निंग ग्रोथ देखी, उसके कारण जो रिटर्न आया, उसमें काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर में लग गया। मतलब कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हो सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की, आई एम हैप्पी विद 12%, और आपका हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 18%। आई एम जस्ट टेकिंग जस्ट एग्जांपल। तो अगर मेरा 12% 13% है, तो आई वुड बी हैप्पी टू गो विद हाइब्रिड फंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है नहीं, 15-16% का अर्निंग ग्रोथ है, आई कैन टेक दैट रिस्क, देन यू शुड गो फॉर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। और जहां तक एसआईपी की बात है, अगर आप डेटा देखेंगे, लास्ट 20 ईयर्स का डेटा, और उसमें अगर आप 7 बेस्ट डेज निकाल देते हैं, और आई मीन 20 20 बेस्ट डेज निकाल देते हैं, द रिटर्न इज मच मच लोअर। अगर आप वो चीज निकालें, तो कहने का मतलब एक तात्पर्य यही है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आपका लॉजिक, आपका ऑब्जेक्टिव मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है, तो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको ये देखना है कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 6%, 5.5% जीडीपी ग्रो करता है, आपका नॉमिनल जीडीपी 10-11% ग्रो करता है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो उस लाइन पे, उस रिटर्न पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर अर्निंग ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी को बीट कर रहे हैं 10-11%, तो अगर मार्केट उसको फैक्टर इन करता है, तो रिटर्न भी, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी नॉमिनल जीडीपी एज वेल एज अर्निंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एज्यूमिंग और कोई एक्सीडेंट्स इकोनॉमी में ना हो। राइट। अच्छा, जो रीसेंट मार्केट रैली आई थी उसमें सब लोगों ने मिस कर दिया, तो फिर बहुत ही मन उदास हो गया कि ये तो फिर से लोअर एंड पे चलनी शुरू हो गई। अब इस लेवल पे अब लग रहा है कि यार ये तो कहीं युद्ध ही छिड़ गया, तो फिर अब क्या करेंगे? तो हर बार ये ग्रीड फियर वाला जो मूड माहौल है, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता। सर आपकी क्या एडवाइस होगी? और जो कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी रुक जाते हैं कभी कभी, तो उनको क्या देखिए मैसेज होगा? देखिए again, if you have to make wealth in market, you have to be invest. Without investing, you can't make wealth in market. That's the fact. आप, आज जैसे मैं आपसे से बताया कि हम आज ये साल का, वी आर इन द 5th मंथ ऑफ दिस ईयर, वी कैन काउंट एवरी मंथ में क्या क्या थी। आई मीन हमारे व्यूअर्स या आपके, हम और आप, हम याद भी नहीं करते, डीप सीक करके एक इशू आया था जिसने मार्केट में ऑलमोस्ट 5-6% का फॉल दिया था इन फेब्रुवरी अराउंड। हम उसको याद भी नहीं करते हैं। यूक्रेन रशिया वार अप्रैल 2022 में या 23 में स्टार्ट हुआ था। देखिए, मेरे को याद भी नहीं है डेट क्या है, बट उस टाइम में मार्केट बहुत गिरा था, हम उसी की बात करते। तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो इश्यूज आते हैं, ये जो, आपको ये देखना है कि फंडामेंटली आर दीज इश्यूज रप्चरिंग इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ विल फॉल डाउन, लेट्स से बिलो 3%, प्लीज डोंट कम इनटू मार्केट। इफ दैट इज योर कैलकुलेशन, तो उसमें आर यू fundamentally, are you expertly or confidently can say that no, Indian GDP will not grow beyond 3%? Then don't come into market. Please invest in FD that is reasonable return. But if you still think economic, I mean, which RBI says that Indian economic growth will be down from, let's say, 6.5 to 6.2%. This, by the way, this MPC meeting, that's a still number. आप उस पे 5% inflation जोड़िए, 11% nominal GDP growth, which means as a whole, Indian economy can grow 11%. My corporate earning can, should ideally grow 11%. और अगर वहां पे अगर अर्निंग ग्रोथ रेट है, तो आई थिंक my return on a historical, I mean, on a long-term basis should reflect that earning growth number. So, वहाँ पे I don't think I should having doubt. That is the assumption, that is the call we need to take. And I'm on that side that
I definitely feel India can grow more than 6% kind of number for this year. राइट। और इनफैक्ट पर ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं, क्योंकि ना ये एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे स्टॉक मार्केट की और अप्रोच बढ़ाई जा सकती है बहुत सारे व्यूअर्स में। क्योंकि अभी भी ऐसा कल्चर नहीं, जैसे आपने ये सब बातें कर दी ना कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए और ये सारी चीजें, लोगों को नहीं पता है कि ऐसा भी स्टॉक Exactly. मार्केट देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शेयर ले लिया अब उसी को ही देखते रहते हैं कि हाँ ये शेयर ठीक लग रहा था उस समय, अब पता नहीं क्यों नहीं ठीक लग रहा। और जब निकलते हैं तो उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। ये यही मेंटालिटी है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी फंड मैनेजर के पास जाओ, जो एक्सपर्ट है उसके पास जाओ। लेकिन आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स इस साल उतना स्ट्रॉन्ग डिलीवर कर पाएंगे जो हाल के 3 सालों में किया था, या फिर अब थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा रैशनल अप्रोच रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को भी? देखिए, इन्वेस्टर्स को रैशनल अप्रोच रखनी चाहिए। आज की तारीख में मैं अगेन ये से बोल रहा कि लास्ट FY 24 तक 4 ईयर कैगर वाज 24%। FY 25 अर्निंग कैगर वाज, आप नंबर देख लीजिए, 7% भी नहीं है अर्निंग इंडेक्स कैगर पे। तो 7% के हिसाब से इंडेक्स का रिटर्न भी 1 ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का उतना ही है। सेम हमें लगता है कि 12 to 13% का अर्निंग ग्रोथ रेट हो सकता है इस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को उस हिसाब से मॉडरेट रखनी पड़ेगी, मतलब। और अगर कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही डबल डिजिट रिटर्न उनको चाहिए, तो रिस्क बहुत हाई हो जाएगा। और जहां हमें लगता है कि एक प्रूडेंट अप्रोच जो होना चाहिए कि रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस इन लाइन ऑफ अर्निंग ग्रोथ, वो ऑलमोस्ट ये नंबर पे हमें अर्निंग ग्रोथ को फॉलो करके डिसाइड करना चाहिए। और जहां तक हमने आपने बात की इंडिविजुअल स्टॉक के आगे, हमें तो हम यही एजुकेट करना चाहेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड एज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, जहां पे आप ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स पे छोड़ देते हैं कि आपको कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से सेक्टर में जाना है, क्या हो रहा है। और यहाँ से आप अपना बायसनेस भी निकाल रहे हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं और ये सब इवेंट होते हैं, तो आप वॉलेटाइल होकर आप एक बायसनेस, आपको डर होता है, आप नहीं करते और मिस आउट हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज आप ध्यान में रखें, यू शुड इन्वेस्ट थ्रू अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, दैट्स द थिंग आई शुड बी हाईलाइटिंग। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर।